हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूं गगन और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं 3 मंथ स्ट्रैटेजी टू स्कोर मोर देन 90% इन योर क्लास 10 मैथमेटिक्स प्री बोर्ड। आप में से ज्यादातर बच्चे ऐसे होंगे जिनके या तो मिड टर्म्स अभी चल रहे होंगे या तो कई बच्चों के खत्म हो भी गए होंगे। तो अब बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है प्री बोर्ड्स के लिए। ठीक है, पहले हम प्री बोर्ड को टारगेट करेंगे क्योंकि प्री बोर्ड अगर हमारा अच्छा होगा तो डेफिनेटली हमारा बोर्ड्स भी और अच्छा होगा, क्योंकि हमें प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स के बीच में लगभग 1.5 महीने का गैप तो मिल ही जाता है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द डे ऑफ द एग्जाम। तो ये 3 महीने जो हैं, अगर आपने इन लास्ट 3 मंथ्स में जी जान से मेहनत कर ली तो मेरी ये गारंटी है कि आप मोर देन 90% तो मैथ्स में आराम से ला सकते हो। बट कुछ शर्तें हैं। सबसे पहली ये चीज है कि आपको सब चीजें छोड़ के अब सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना होगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं जो स्टार्टिंग से अपनी रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, वेरी गुड। बट कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक सिर्फ मस्ती की होगी। वो मिड टर्म के रिजल्ट के बाद उनको एक शौक लगेगा, फिर वो जागेंगे कि हाँ भैया पढ़ाई भी करनी है। तो या तो आप शुरू से पढ़ रहे हो या तो अभी आप पढ़ाई शुरू करने वाले हो। ये स्ट्रैटेजी दोनों बच्चों के लिए है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, देखो सबसे ज्यादा जो जरूरी है दैट इज डिसिप्लिन। लाइफ में जब तक आप डिसिप्लिन नहीं होगे, आप डेडिकेशन के साथ कोई काम नहीं कर पाओगे। तो कैसे बनेगा डिसिप्लिन? सबसे पहली चीज आप फॉलो करो कि सोशल मीडिया पे अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर दो। ठीक है, ये दिन रात रील्स देखना, टाइम पास करना बिल्कुल बंद कर दो। इससे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर आप फोन या लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हो अपनी पढ़ाई के लिए या किसी प्रोडक्टिव चीज के लिए, दैट इज ओके। लेकिन अगर सिर्फ टाइम पास हो रहा है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, स्नैपचैट पे, तो ट्रस्ट मी इट इज ऑफ नो यूज। एग्जाम आ जाएंगे, आपका टाइम पूरा वेस्ट हो जाएगा, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। सबसे पहली चीज ये करोगे, डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन सोशल मीडिया। आप क्या करोगे, अपने स्क्रीन टाइम को लिमिट करोगे। आप आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट आप देख लो दिन में, लेकिन ऐसा नहीं कि आपके 2-2, 3-3, 4-4 घंटे इंस्टाग्राम पे जा रहे हैं। दैट इज वर्थलेस। दूसरी चीज, आप एक प्रॉपर टाइम बनाओगे मैथ्स पढ़ने के लिए। ठीक है, आप रूटीन पे एक सेट कर लो कि इतने से इतने मैं मैथ्स करूंगा। 1.5 आवर तो मिनिमम है। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो 1.5 घंटा। अगर आपको लगता है कि आपको और ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है तो आप 2 घंटे या 2.5 घंटे भी डेली मैथ्स को दे सकते हो। तीसरी चीज है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसपे कई बच्चों का ध्यान नहीं जाता है, दैट इज टेक प्रॉपर डाइट। सही खाना खाओ, आप घर का खाना खाओ, हेल्दी फूड खाओ। कोई जंक फूड मत खाओ, कोई सॉफ्ट ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक्स मत लो। ये एनर्जी ड्रिंक्स आपको किसी काम के नहीं है। क्यों? मेरा ये एक्सपीरियंस है कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर रात भर मैंने ये वाली एनर्जी ड्रिंक पी, वो वाली एनर्जी ड्रिंक पी, नींद नहीं आई, मैं रात भर पढ़ता गया। आपको नहीं पता कि ये चीजें आपके हेल्थ को कितना नुकसान पहुंचा सकती हैं। ठीक है, तो अभी आप सिर्फ घर का हेल्दी फूड खाओ, कोई भी जंक फूड और कोई भी ऐसी वैसी चीज को आप ना खाओ। क्यों? आप हेल्दी खाओगे तो दिमाग हेल्दी रहेगा, बॉडी हेल्दी रहेगी, तभी आप प्रोडक्टिविटी वाले काम कर सकोगे। ये पढ़ाई आप तभी कर सकोगे, दिमाग तभी सही काम करेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम अपने सिलेबस को कुछ सेक्शंस में डिवाइड कर देंगे और हमने हर सेक्शन के लिए कुछ नंबर ऑफ डेज दिए हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम अपना प्लान करेंगे। देखो, सबसे पहले डे 1 टू डे 15। अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो या आप आईसीएसई के स्टूडेंट हो, डजंट मैटर। फर्स्ट डे टू 15th डे तक आप अपना एल्जेब्रा वाला जो सेक्शन है वो कंप्लीट करोगे। क्या क्या आएगा एल्जेब्रा में? एपी आएगा, लीनियर इक्वेशंस आएगा। ठीक है, आईसीएसई वाले बच्चों का मैट्रिसेस आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, पॉलिनोमियल्स, ये सारी चीजें आएंगे। आप अपने अपने सिलेबस के हिसाब से आप जानते हो क्या आने वाला है एल्जेब्रा में। ठीक है, तो 15 डेज आप एल्जेब्रा को प्रैक्टिस करोगे, सफिशिएंट है। जी जान लगा के आप करोगे तो डेफिनेटली आपका हो जाएगा। और सीबीएसई और आईसीएसई दोनों ही बोर्ड्स के लिए ये सेक्शन अच्छी खासी वेटेज का है। उसके बाद नेक्स्ट 15 डेज यानी कि डे 16 टू डे 30 हम प्रैक्टिस करेंगे ज्योमेट्री। ज्योमेट्री प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। बहुत बच्चे ज्योमेट्री से घबराते हैं, सर ट्रायंगल समझ में नहीं आ रहा, सर्कल का थ्योरम नहीं पता, सिमिलैरिटी कैसे प्रूव होगी, कौन सा थ्योरम कहां अप्लाई होगा। नहीं, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि
दोनों बोर्ड्स में, सीबीएसई में भी और आईसीएसई में भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सेक्शन है, आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप 90 प्लस लाना चाहते हो तो आप ज्योमेट्री को छोड़ के तो नहीं ला सकते, ज्योमेट्री आपको पढ़नी पड़ेगी। और अगर आप एक सिस्टमैटिक वे से पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको धीरे धीरे चीजें आसान लगने लगेंगी। उसके बाद थर्ड सेक्शन पे हम जाएंगे, फ्रॉम डे 31 टू डे 40, 10 डेज के लगभग हम इसे टाइम देंगे ट्रिग्नोमेट्री को। ट्रिग्नोमेट्री में ये आपके प्रूविंग वाले क्वेश्चन भी आएंगे और एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन भी आ जाएंगे। बहुत आराम से आप 10-11 दिनों में ये सेक्शन पूरा कर सकते हो। उसके बाद आप आओगे फ्रॉम डे 41 टू डे 50, हम करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका आ गया मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, ये सारी चीजें, ग्राफ वाले क्वेश्चन भी आएंगे इसमें। तो 10 दिन में ये भी क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हो, जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हो उससे बनाओ आप। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम टाइम देंगे मेंसुरेशन को। मेंसुरेशन एक ऐसा चैप्टर है जिससे बच्चे कई बार डरते हैं, बट ये बहुत आसान है। इस पे सिर्फ फॉर्मूलाज हैं। अगर आपको क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, ये सब के अगर आपको फॉर्मूलाज याद है तो आप इजीली इसको अप्लाई कर सकते हो। थोड़ी बहुत इसमें कैलकुलेशन होती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो। हाँ, आपको फॉर्मूलाज सारे पता होने चाहिए, ठीक है। तो 10 डेज इज सफिशिएंट फॉर मेंसुरेशन। इसमें आपके सारे सॉलिड शेप्स, 2D 3D सारा कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम डे 61 टू डे 67, 5 to 7 डेज डिपेंड करता है। अगर आप पहले से तैयारी कर चुके हो तो आपको इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन 5 to 7 डेज एवरेज में मान के चल रहा हूं। स्टैटिस्टिक्स पे ध्यान देंगे, ठीक है, मीन, मीडियन, मोड। सीबीएसई, आईसीएसई दोनों बच्चे अपना अपना सिलेबस जानते हैं। आप 5 to 7 डेज इस पे डेडिकेट करोगे। उसमें क्या होगा कि आपके जो ग्राफ वाले क्वेश्चन है, ठीक है, कहीं आपका मीन, मीडियन, मोड वाला है, हिस्टोग्राम आ रहा है किसी में, ठीक है, कहीं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो भी आ रहा है, ये सारी चीजों को आप स्टेप बाय स्टेप कवर कर लोगे। उसके बाद 3 डेज 68 टू 70th, 3 दिन आप प्रोबेबिलिटी वाले सेक्शन को दोगे। ये प्रोबेबिलिटी वाला सेक्शन बहुत आसान होता है, 3 दिन में आपका आराम से कंप्लीट हो जाएगा। और हो सकता है कि कई बच्चों ने ये कर भी लिया होगा ऑलरेडी, तो उनको यहां टाइम देने की फिर जरूरत नहीं है। अगर ये सेक्शन आपने एक बार कंप्लीट कर लिया तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बार बार इसकी प्रैक्टिस की जरूरत है, ना इसमें कोई बहुत ज्यादा फॉर्मूलाज हैं, ना ही इसमें कोई ऐसे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस है। तो एक बार अगर आपने कर लिया तो आई थिंक दैट इज गुड इनफ। उसके बाद फ्रॉम डे 71 टू 75, जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं वो अपने नंबर सिस्टम पे ध्यान देंगे। नंबर सिस्टम जो आपका फर्स्ट सेक्शन है उस पे आप ध्यान दोगे। और जो आईसीएसई वाले बच्चे हैं वो कमर्शियल मैथमेटिक्स पे ध्यान दोगे। इसमें आपका बैंकिंग, जीएसटी, ये सारा कुछ आ गया। बैंकिंग 1 दिन का चैप्टर है। जीएसटी और शेयर्स एंड डिविडेंड में आपको 3-4 दिन लग सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपकी कैसी तैयारी है। तो यहां मैंने 5-6 दिन का टाइम लिया है। हो सकता है किसी बच्चे को 1-2 दिन इसमें ज्यादा लगे, और ऐसा भी हो सकता है कि सीबीएसई के जो बच्चे हैं ये नंबर सिस्टम अपना इससे कम टाइम में भी कंप्लीट कर लें। 1-2 दिन का आगे पीछे हो सकता है। उसके बाद फ्रॉम डे 76 टू डे 90, 15 दिन आप सिर्फ सैंपल पेपर्स बनाओगे। सैंपल पेपर्स मतलब जो आपके लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से पेपर्स हैं। 3 घंटे का आपको टाइम मिल रहा है। आईसीएसई वाले बच्चों को पहले 2.5 घंटे का टाइम मिलता था, अभी दोनों को 3 घंटे का टाइम मिल रहा है। सीबीएसई तो शुरू से 3 घंटे का टाइम देता ही है। 3 घंटे का टाइम फिक्स करके आप पेपर सॉल्व करोगे। ऐसा नहीं करना कि पेपर बनाने बैठे फिर बीच में उठ गए, थोड़ा टीवी देख लिया, थोड़ा खाना खा लिया, थोड़ा घूम आए, ऐसा नहीं। 3 घंटे का टाइम आप फिक्स करोगे और बिल्कुल उसी डिसिप्लिन के साथ आप टेस्ट दोगे जैसे कि आप एक एक्चुअल एग्जाम दे रहे हो। इसका यह बेनिफिट होगा कि आपको टाइम लिमिट के अंदर पेपर कंप्लीट करने की प्रैक्टिस होगी। नहीं तो अक्सर ये देखा गया बच्चे मस्ती मस्ती में अपना पेपर बनाते हैं, लेकिन जब एग्जाम देने जाते हैं तो पेपर कंप्लीट नहीं होता, किसी के आंसर छूट जाते हैं, कोई टेंशन हैंडल नहीं कर पाता, कोई प्रेशर से ये नर्वस हो जाता है। तो उसका सोल्यूशन क्या है कि आपको एक्चुअल एग्जाम की तरह अपनी प्रिपरेशन करनी है। जब लास्ट 15 दिन आप एक एक सैंपल पेपर बनाओगे तो आप बिल्कुल डिसिप्लिन से 3 घंटे का टाइम लेकर बनाओगे। इस 3 घंटे के बीच में आप और कोई काम नहीं करोगे। आप ऐसे ही सोचोगे कि आपका एक्चुअल एग्जाम हो रहा है और आप इन पेपर्स को
बनाओगे। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि हम कौन सी बुक्स को फॉलो करें। बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन मैं दो बुक्स आपको सजेस्ट करनी चाहूंगा। पहली बुक ये है टुगेदर विथ की, ये सीबीएसई और आईसीएसई दोनों के लिए अवेलेबल है, आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो। दूसरी बुक है ओसवाल पब्लिकेशंस की, ठीक है, ये भी सीबीएसई आईसीएसई दोनों के लिए अवेलेबल है, इसमें भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, आप इसको भी रेफर कर सकते हो। जो भी बुक इन दोनों में से आपको मिल जाए इजीली, आप उसमें से रेफर कर सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन भी मिल सकती है आपको, अपने नियरेस्ट बुक स्टोर में भी मिल सकती है। ये मेरे एक्सपीरियंस से मैं कह रहा हूं कि ये दोनों बहुत अच्छी बुक्स हैं और इनमें जो अभी जो कंटेंट आ रहा है दैट इज वेरी गुड एंड अपडेटेड। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई बुक्स है तो आप उसको डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो, लेकिन करना यह है हमें बहुत डिसिप्लिन के साथ। लास्ट में जो आपको पेपर सॉल्व करने हैं ना, ये स्ट्रैटेजी आपको बहुत काम आएगी, ठीक है। और इससे क्या होगा, आप एक नर्वसनेस जो होती है वो नहीं होगी, आपको एग्जाम का फियर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसी एनवायरनमेंट में प्रैक्टिस कर रखी है, आप नर्वस नहीं होगे। और बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज मैं कहना चाहूंगा, बच्चों का लिखते लिखते ना हाथ दर्द होता है, पेन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो भी पेन यूज करना चाहते हो ना, जो भी पेन आपको अच्छा लगता है, आप उसी पेन से प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस विद द सेम पेन, डू नॉट चेंज द पेन। अक्सर क्या होता है, आज हम इस पेन से लिख रहे हैं, कल दूसरे पेन से लिख रहे हैं, तो क्या होता है कि हमारे हाथ की जो स्पीड है ना वो चेंज हो जाती है पेन अलग होने से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है बच्चे लिख रहे हैं, लिखते लिखते हाथ थक गया, अब आंसर आता भी है लेकिन लिख नहीं पा रहे, स्पीड कम हो गई। तो आपको क्या करना है, जो भी पेन आपको अच्छा लगे आप वही पेन ले लो, 8 10 15 पीस जितने आपके मन है वो ले लो, और उसी पेन से आप लिखा करो। आप बार बार पेन मत चेंज किया करो, ठीक है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे ही है जैसे कोई क्रिकेटर अपने ही बैट से खेलता है, उसे पता है कि बैट की ग्रिप कितनी है, उसका डायमीटर क्या है, बैट का वेट क्या है, हर चीज उसकी कैलकुलेटेड होती है और वो अपने ही बैट से प्रैक्टिस करता है, अपने ही बैट से वो खेलता है। तो इसी तरह का कुछ पेन के साथ भी होता है। जो पेन आपको ठीक लगे आप उसी से प्रैक्टिस करो, बार बार अपने पेन्स चेंज ना करो। इससे क्या होगा, एक ही पेन से आप प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपकी राइटिंग की स्पीड भी बढ़ेगी। तो आई होप कि अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपके 90% से ज्यादा मार्क्स आएंगे। लेकिन शर्त वही जो मैंने आपको बता दिया, आपको डिसिप्लिन से ये चीज करनी होगी। अदरवाइज क्या है कि बच्चे अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रहोगे तो आप कभी इस टीचर के पास जाओ, चाहे उस टीचर के पास जाओ, चाहे आप किसी भी बुक से पढ़ लो, आपका इंप्रूवमेंट नहीं होने वाला है। इंप्रूवमेंट तभी होगी जब आप अपनी डेडिकेशन से पढ़ाई को सीरियसली लेके करोगे। और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, एक बार आपकी समझ में आने लग गया तो फिर आपको इससे कभी डर नहीं लगेगा। इनिशियल एक स्टेज होती है जो आपको लगता है कि मैथमेटिक्स इज वेरी टफ, या आपको समझ नहीं आ रहा, आपको एक बैरियर सा लगता है अपने और मैथ्स के बीच में, बस वही स्टेज ऐसी है जो आपको तंग करेगी। एक बार आपने कंटिन्यूअसली एफर्ट लगा के उस बैरियर को तोड़ दिया ना, तो मैथ्स आपको इंटरेस्टिंग इतना ज्यादा लगेगा कि आप कभी मैथ्स को भूल ही नहीं पाओगे, आपका हमेशा मन करेगा कि मैथ्स को प्रैक्टिस करो। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनकी ये प्रॉब्लम है कि सर हम आगे के चैप्टर्स बनाते हैं तो पीछे के चैप्टर्स भूल जाते हैं, कुछ फॉर्मूला हमें याद नहीं रहते। इसका भी एक तरीका मैं आपको सजेस्ट करूंगा। आप क्या करो, फॉर्मूला शीट बनाओ, फॉर्मूला की शीट्स बना लो, फॉर्मूला शीट बना लो और उसको अपने स्टडी टेबल पे लगा लो। जो आपका स्टडी टेबल है ना उस पे आप अटैच कर लो अपनी फॉर्मूला शीट को। उठते बैठते आप उन फॉर्मूलाज को देखोगे ना, आपको डेफिनेटली याद हो जाएंगे। दूसरी ट्रिक मैं आपको यह बताऊंगा, सॉल्व 5 to 6 क्वेश्चंस डेली from previous chapters।
क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चों को यह दिक्कत है कि वो जब क्लास में कोई चैप्टर चल रहा है तब उनको बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है, तब उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही। लेकिन जब 4-5 चैप्टर हो गए, अब वो पिछला चैप्टर के कोई सम करना चाहते हैं तो वो उनसे बन नहीं रहे, उनको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा या उनको कॉन्सेप्ट ध्यान में नहीं है। तो इस चीज को अवॉइड करने का, ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ ना हो, इससे बचने का यह तरीका है कि आप डेली जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें इन चीजों को इंक्लूड करो। क्या करोगे आप? रैंडमली किसी भी चैप्टर के 5 to 6 क्वेश्चंस बनाओगे, स्टार्टिंग के चैप्टर्स। जैसे अभी मान लो आप मिडिल ऑफ द बुक में हो या टुवर्ड्स द एंड ऑफ द बुक में हो, तो आप स्टार्टिंग के कोई एक चैप्टर ले लो, उसमें से 5-6 क्वेश्चन बनाओ। कल उसी चैप्टर के 5-6 क्वेश्चन दूसरे बनाओ, फिर अगले दिन कोई और चैप्टर के 5-6 क्वेश्चन बनाओ। तो इस तरह रैंडम ऑर्डर में अगर आप 5 to 6 क्वेश्चन हर प्रीवियस चैप्टर के करते जाओगे, तो बाकी जो पिछले के चैप्टर्स हैं उन सब के फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में रहेंगे, आप भूलोगे नहीं। ठीक है, तो ये बहुत इफेक्टिव है और इट हेल्प्स टू ऑल द स्टूडेंट्स। ऐसा नहीं है कि किसी एक बच्चे के लिए काम आएगी, ये हर एक बच्चे के लिए काम आएगी। अगर आप मल्टीपल चैप्टर्स के क्वेश्चंस बनाते रहोगे ना, तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो आई होप ये स्ट्रैटेजी आप फॉलो करोगे एंड आई एम श्योर इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।